morning, students. In the last lecture, we started our first chapter of history, the French Revolution. Because there is a huge gap between the first lecture and second lecture, so we will take a quick recap of the previous lecture. The French Revolution, we were discussing it as a story, flashback story. हमने देखा था कि एक जेल है जिसका नाम क्या था, बास्टेल. तो बास्टेल जो है उसे लोगों ने पूरी तरह से तोड़ दिया. अलार्मिंग सिचुएशन थी पेरिस में, द सिटी ऑफ पेरिस. वहां पर लोग जो है दे वर वेरी एजिटेटिंग एंड दे वर रिवोल्टिंग एंड दे डिस्ट्रॉयड द Bastille, which was a symbol of despotic power of the king. Now, why people of the France do this? To know about the whole story, we have to go back in the past. So we started from the French society during the 18th century. फ्रेंच सोसाइटी को हमने 2 पार्ट्स में किया था कि हम 2 तरीके से देखेंगे, एक तो किंग और दूसरा वहां के लोग. किंग के बारे में हमने कंप्लीट किया था. लुई 16 वाज द किंग ऑफ द फ्रांस. He was 20 years old and he was married to a princess Antante. Austrian princess was she, and he found empty treasure when he was thrown to the crown. And the reason for the empty treasure was because there was a long war in the France, and due to the long war, and moreover, here the Louis XVI was helping the 13 American colonies for their independence. So this was the reason of the empty treasure, and for this he imposed taxes on the people. अब यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था कि उसने अपनी एक्स्ट्रा वर्जिन कोड को मेंटेन करने के लिए, अपनी दूसरी जो है रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए उसे क्या चाहिए था, फाइनेंस. तो उसने वो वहां से कहाँ से लिया, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत सारा डेट भी ले लिया था. तो उसने वो उसे कहाँ से पूरा किया, टैक्सेस के थ्रू. अब टैक्सेस उसने किस पे इम्पोज करेगा, नो डाउट कि अपने जो है सिटीजन्स पर. नाउ कम टू द सोसाइटी. अब वहां की जो सोसाइटी है उसका क्या सीन था, इस पर हम देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो कैसी थी. जैसे आप इंडिया में देखते हो, इंडिया की जो सोसाइटी है दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट. मींस कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन इंडिया. कि इंडिया में जो है डिफरेंट कास्ट के लोग हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका सोशल स्टेटस है. सो दे एंजॉयड द सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट सिस्टम. ठीक है. तो कास्ट सिस्टम में आपने पहले बहुत कुछ पढ़ा है कि 4 टाइप्स की कास्ट है, अनटचेबल्स और ये सब बहुत सारा आपने पढ़ा. तो इट मीन्स कि इंडिया में जैसे कास्ट सोसाइटी है ऐसे ही फ्रेंच सोसाइटी वाज नॉट इक्वल also. It was also divided into separate categories and there were 3 categories and these categories जैसे हम यहाँ पर कास्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वर्ण, है ना. तो वहां पर जो ये सोसाइटी का डिवीजन था उसको क्या कहा जाता था, एस्टेट. जैसे हम यहाँ पर वर्ण कहते हैं ऐसे ही फ्रांस में सोसाइटी का जो डिवीजन था एक पार्ट को उसको क्या कहा जाता था, एस्टेट कहा जाता था. अब यहाँ पर सोसाइटी जो है that was divided into 3 estates. 3 estates, first estate, second estate and the third estate. अब यहाँ देखो कि क्या ट्विस्ट है स्टोरी में कि यहाँ पर जैसे कि हम इंडिया के कंपैरेटिवली अगर इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि जैसे कि यहाँ पर अपर कास्ट है, जैसे कि ब्राह्मण है, वो कुछ सर्टेन जो है प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी सेम ऐसे है. जो यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है उसका स्टेटस कुछ अलग है और थर्ड स्टेट जो है वो एक तरीके से हम लगा सकते हैं जैसे कि इंडिया में इंफीरियर हमारे जो वर्ण है. तो फर्स्ट स्टेट इंक्लूड्स क्लर्जी, जिसमें हम चर्च के पादरी और इन सब की बात करते हैं, प्रीस्टहुड, ऑल दैट. सेकंड स्टेट मींस नोबिलिटी. नोबिलिटी मींस जो भी ऑफिशियल्स है, जो भी हमारे
कोर्ट से रिलेटेड जो है, दरबार से रिलेटेड जो भी लोग हैं, हाई पोस्टेड लोग हैं, वो नोबिलिटी. एंड द थर्ड स्टेट, रेस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, servants, merchants, peasants, etc. इट मीन्स इन दो पार्ट्स को छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थर्ड स्टेज में. इतना अब आपको समझ आया कि कैसे ये जो है डिवाइडेड है. जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र है, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट में क्लर्जी है, फिर नोबिलिटी है, और थर्ड में रेस्ट ऑफ द पर्सन्स ऑफ द फ्रांस. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों स्टेट है, इनमें क्या कॉमन है, दे एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ. दोनों को जो है कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं कि उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो उनको वो सर्टेन जो राइट्स है वो बाय बर्थ ही एंजॉय करते हैं. और दीज आर आल्सो रिच एंड पावरफुल. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा जो ये लोग हैं वो तो ऑब्वियसली पुअर तो है ही है. 90% जो पीपल है वो इस कैटेगरी के हैं फ्रांस के. ठीक है, 90% पीपल्स बिलोंग्स टू द थर्ड एस्टेट. अब यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे थे टैक्सेस को, कि टैक्सेस जो है लुई 16 ने सोसाइटी पर इम्पोज कर दिए. टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन सोसाइटी, हमने ये किया था ना. बट these taxes were not equally imposed on all the three estates. First and second estate, they were exempted from the taxes. Exempted from the taxes means कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. कौन से दो स्टेट को, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, क्लर्जी और नोबिलिटी, they did not pay any type of tax, but all the burden upon the थर्ड एस्टेट. जो टैक्सेस का सारा बर्डन था वो किस पर था, थर्ड एस्टेट पर. अब इसमें भी एक चीज है कि दे हैव टू पे द टैक्सेस. टैक्सेस तो उनको पे करने पड़ते थे. अब टैक्सेस भी यहाँ पर एक तरीके से नहीं थे. टैक्सेस भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के थे. कुछ टैक्सेस जो है डायरेक्ट टैक्सेस थे और कुछ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. टोटल मिलाकर इनको 3 टाइप्स के टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे. एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था फ्रेंड्स. सोसाइटी का, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates, फर्स्ट estate, सेकंड estate एंड थर्ड estate. First estate comprises clergy, second estate included nobility, third estate included all the rest of the persons of the France, including businessmen, servants, merchants, peasants, landless labor, etc. Now, what was the privileges? The first and second estates enjoyed some privileges by birth. They are also rich and powerful, while the third estate do not have any privileges. They were poor. Even then, they were 90% of the total population of the France. And moreover, the first and second estate were exempted from the taxes. And the third estate have to bear all the burden of taxes, which included direct and indirect taxes, and they have to pay 3 type of taxes. And what are these 3 types of taxes are? Take a screenshot बच्चा. Now कि कितने तरह के उनको टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेंच सोसाइटी का. हाउ द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन द late 18th century. अब कौन से 3 टाइप के टैक्सेस जो हैं वो जो है थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे. सबसे पहले हम कुछ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे. तो डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस कौन से उसे पे करने पड़ते थे. फर्स्ट इसमें था टेथेस. ये आपके जितने भी टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं वो आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनेगा. टेथेस क्या था यहाँ पर,
the taxes which were paid to the church. So paid taxes paid to church. अब देखो कि हमारे यहाँ पर क्या है, हम टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी और फ्रेंच सोसाइटी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। इंडिया में बेशक हमारा जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है वो वन में डिवाइडेड है, बट टैक्सेस जो है वो इक्वली इम्पोज किए गए हैं। हम जितने भी टैक्सेस पे करते हैं वो हम अपनी गवर्नमेंट या स्टेट को पे करते हैं, है ना। तो बट हम किसी भी एक सेक्शन को, सोसाइटी के एक सेक्शन को टैक्सेस पे नहीं करते। यानी जैसे कि जो हमारा लास्ट वर्ण है, शूद्र है, जो सबसे निचले लेवल पर आता है, उसे कोई टैक्सेस ब्राह्मण या वैश्य को नहीं देने होते। टैक्सेस सभी को जो भी पे करते हैं वो स्टेट को करते हैं। बट फ्रेंच सोसाइटी में क्या था, यहाँ पर अलग से जो सेक्शन थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, वो अलग से टैक्सेस चार्ज करते थे। तो यहाँ पर जो चर्च जो चार्जेस करती थी टैक्सेस, उसको क्या कहा जाता था, टेथेस। So the taxes which were paid to the church is known as the tithes. Your 1 marks question is this, and the next tax is tille. Tille means the taxes which were paid to the government. यहाँ पर मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेट, तो स्टेट का मतलब हम वहां पर कंट्री लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, these taxes paid to the government. The taxes which were paid to the government is known as telle. यहाँ पर हमारे दो टाइप के टैक्सेस हो गए कि फ्रेंच सोसाइटी है, थर्ड स्टेट है, वो गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रही है, चर्च यानी फर्स्ट स्टेट को भी टैक्स पे कर रही है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ टैक्सेस इज फ्यूडियल ड्यूज। फ्यूडियल ड्यूज जो है वो कौन जो है, जैसे हम कहते हैं कि सामंती प्रथा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, हमारे इंडिया में भी प्रिवेल करता था कि जो पीजेंट्स हैं उनको जमींदार जो हैं उनको टैक्सेस यानी लगान देना पड़ता था, जिसको हम फ्यूडल ड्यूज कहते थे। ऐसा ही जो है एक सिस्टम फ्रेंच सोसाइटी में भी था। द थर्ड स्टेट हैज टू पे सम फ्यूडल ड्यूज टू द, अब ये फ्यूडल ड्यूज किसको मिलते थे, दे पेड, these were paid to nobility। ये किसको पे किया जाता था, नोबिलिटी को। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ फर्स्ट स्टेट को अलग से टैक्सेस आ रहे हैं, सेकंड स्टेट जो नोबिलिटी बनता है उसको अलग से टैक्सेस आ रहे हैं, फिर थर्ड टाइप के टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, यानी उन्हें एक ही, और ये सारे टैक्सेस कौन पे कर रहा है, ऑल दीज टैक्सेस आर पेड बाय ओनली बाय द थर्ड स्टेट। Now what we conclude that all the burden of the taxes were upon the third estate। अब यहाँ पर देखो कि हमने कहा था कि हर स्टेप पे हमें दिखेगा कि why the people were so angry। स्टेप बाय स्टेप उनके एंगरनेस आ रही थी। अब यहाँ पर दो चीजें हमने देखी कि एक तो उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं मिल रही थर्ड स्टेट को, दूसरा उन्हें ही सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। अब ये तो एक रीजन तो ये हो गया कि क्यों जो है वो लोग इतने एंग्री थे। अब नाउ जो दीज टैक्सेस इंक्रीजेस the already existing struggle in the France। अब इससे जो है कि उस टाइम जो फ्रांस है वो पहले ही बहुत एक स्ट्रगलिंग जो है या सर्वाइवल की कंडीशन से निकल रहा था, और उस पर जो है लुई 16 ने इतने सारे टैक्सेस जो हैं लोगों पर लगा दिए। अब इस सिचुएशन को हम आज की करंट सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी कोविड-19 का इतना सारा जो है वो चल रहा है, तो उसमें लोगों के पास अब काम नहीं है, जॉब नहीं है, कईयों के पास, जिसके पास है उनकी सैलरी नहीं है,
फिर बिजनेस जो है वो दैट वर आल्सो ruined। तो यहाँ पर क्या सिस्टम हो रहा है कि लोगों के लिए अपने खाने के लिए ही जो है वो मुश्किल हो रहा है, यानी उनका सर्वाइवल जो है, लाइवलीहुड ही बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। इस पर अगर टैक्सेस लगा दे जो गवर्नमेंट जो है और ज्यादा टैक्सेस लगा दे, तो क्या हम लोग ऐसे ही एग्री नहीं होंगे, है ना। तो इस तरीके की ही सिचुएशन जो है फ्रांस में थी। फ्रांस में भी क्या था कि अब यहाँ पर हमारा सेकेंड कंटेंट शुरू होता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मीन्स अपने जीवन यापन के लिए भी फ्रेंच सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अब ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी क्या था, सबसे पहला क्या स्ट्रगल कहाँ से शुरू हो रही थी फ्रांस की, पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस increases from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों को इतना स्ट्रगलिंग लाइफ क्यों लीड करने पड़ रही थी, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैज इंक्रीज। वहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई थी। 1715 में पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो इंक्रीज होकर 1789 में 28 मिलियन हो गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब जितने लोग जो हैं ज्यादा होंगे, तो इट मीन्स क्या होगा कि डिमांड भी जो है फूड ग्रेन्स की ज्यादा हो जाएगी। So it led to it increases the demand of food grains। इससे क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन था वो इतने टाइम्स इंक्रीज नहीं हो सका। इसका मतलब जो डिमांड है, एक लॉ होता है इकोनॉमिक्स में कि अगर डिमांड ज्यादा है, यानी अगर हम ये कह सकते हैं सप्लाई कम है और डिमांड इंक्रीज है, ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हाई प्राइस। प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। सो इट ऑल्सो ओकर इन द फ्रांस। द प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेड इज अ स्टेपल फूड ऑफ फ्रांस। जैसे हम यहाँ चपाती खाते हैं, हमारे यहाँ पर साउथ इंडिया में राइस स्टेपल फूड है, इसी तरीके से वहां के लोगों का स्टेपल फूड क्या था, ब्रेड। सो द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड आल्सो इंक्रीज। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इट लेड टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स की डिमांड को भी उसने इंक्रीज कर दिया। फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज होते ही वहां के जो फूड ग्रेन्स हैं उसके प्राइसेस क्या हो गए, हाई हो गए। तो इस तरीके से ये चेन बनती चली गई। अब इस पर भी बहुत सारी जो है वो सिचुएशन क्या थी कि जो वहां के लोग हैं, अब जैसे कि मैंने आज की सिचुएशन आई कि हमारे यहाँ पर प्राइसेस हमारे यहाँ भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन लोगों की सैलरी या उनकी वेजेस तो इंक्रीज नहीं हो रही। सिमिलर सिचुएशन जो है फ्रांस में उस टाइम थी कि वेजेस जो है वर्कर्स की, बट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वर फिक्स्ड। वहां के वर्कर्स की जो वेजेस है वो डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही थी। अब जैसे आप देखो कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसमें हर साल जो है वो इंक्रीमेंट लगता है कि जैसे जैसे जो है महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उनकी सैलरी में इंक्रीज किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स लोगों की आय भी तो बढ़नी चाहिए थी, इनकम भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि फ्रेंच में जो वेजेस हैं वर्कर्स की वो फिक्स थी, लेकिन प्राइसेस डे बाय डे राइज कर रहे थे।
तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रेंच सोसाइटी है उसमें गैप और भी वाइडेंड हो गया. सो इट लेड टू द गैप बिटवीन rich and poor widened. जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो और ज्यादा इंक्रीज होता गया. जो रिच पीपल हैं they were earning very well and the poor people have to pay the taxes as well as the high prices for their bread. So they have so there is a gap between the rich and poor. अब इस पर भी एक वर्स्ट सिचुएशन क्या थी कि उस टाइम जो फ्रांस है वो ड्रॉट्स और हेल को जो है फेस कर रहा था, यानी वहां पर सूखा और ओले ये सब पड़ रहे थे, जिससे क्या होगा कि जो फसल है वो और खराब हो जाएगी. फसल खराब हो जाएगी तो फूड ग्रेन की और स्कार्सिटी हो जाएगी. सो द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन इन द फ्रांस, देयर वर drought and hail which reduces the harvest, and this led to the food scarcity. क्या हो गया कि इससे वहां पर जो खाना है वो और भी ज्यादा दुर्लभ हो गया. अब यहाँ पर ये सिचुएशन आज की प्रेजेंट ये सिचुएशन से फिर मेल खाती है कि जैसे कि पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज करने के कारण जो है लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इनकम इंक्रीज नहीं हो रही और प्राइसेस राइज हो रहे हैं. तो आपने अभी लास्ट टाइम में देखा है कि पीछे जो है सारी जो कांग्रेस है या फिर जो भी हमारे अपोजिट पार्टीज थी उन्होंने उसके खिलाफ जो है डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था इन द डिफरेंट स्टेट्स. तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली है कि लोगों के अंदर एंगरनेस आ रही होंगी. दे वर आल्सो एजिटेटेड. अब यहाँ से ऑल दीज लेड टू द subsistence crisis. Subsistence crisis अब ये टर्म भी आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आती है. व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस क्राइसिस? इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. कि एक ऐसी सिचुएशन है सबसिस्टेंस क्राइसिस जब लोगों को अपने लाइवलीहुड के लिए भी जो जरूरी चीजें हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती. मीन्स दे हैव टू फेस अ huge struggle for their survival or their livelihood. That is subsistence crisis. You can write the subsistence crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. अब यहाँ से आपने देखा कि क्या सिचुएशंस जो है जिससे कि जो टैक्सेस लुईस XVI ने उस पर इम्पोज किए उसका क्या रिजल्ट आया. उसके कारण और ऑलरेडी जो है फ्रेंच सोसाइटी इतनी सारी जो है सफरिंग्स को फेस कर रही थी, ऊपर से लुईस XVI ने उन पर टैक्सेस इम्पोज कर दिए. अब यहाँ पर एक और जो है चेंजेस आए. यहाँ तक हमने फ्रेंच सोसाइटी देखा जो 18th सेंचुरी में चल रहा था, जैसा सोसाइटी सिस्टम था. अब इसके बाद जो फ्रेंच सोसाइटी है he take some changes. उसमें जो है कुछ चेंजेस आए. अब चेंजेस क्या आए कि वहां पर एक नई जो है सोसाइटी या सोसाइटी ग्रुप जो है हम कह सकते हैं सोशल ग्रुप वहां पर एमर्ज होना शुरू हुआ एंड दैट वाज नोन एज द मिडिल क्लास. अब उसका क्या रोल रहा? बिकॉज द मिडिल क्लास हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो हियर वी स्टार्टेड आवर थर्ड कंटेंट. The third content is a growing middle class
कि वहां पर ऐसे एक कौन सी क्लास जो है वो प्रिवेल होना शुरू हुई। अब सबसे पहले क्या था कि हमने देखा कि जो पास्ट में देखा जो थर्ड स्टेज के लोग हैं उन्होंने भी अपने खिलाफ जो उनके साथ अनजस्ट हो रहा था, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस अनजस्ट, अपने साथ जो उनके साथ अनजस्ट हो रहा था उसके साथ उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, वो जो है उसमें सक्सीड नहीं हुए। उसका रीजन क्या था? बिकॉज दे डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट मेजर्स टू विन द रिवोल्ट, उनके पास ऐसे अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं थे जिससे कि वो जीत सके, क्योंकि उनकी लड़ाई किसके अगेंस्ट थी? नोबिलिटी, चर्च, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। दे वर रिच, दे वर पावरफुल, इवन दे आर एजुकेटेड, बट द थर्ड स्टेट वाज नॉट एजुकेटेड। So here is the lacking of some means of revolt, कि जो रिवोल्ट के लिए जरूरी चीजें चाहिए होती है वो उनके पास नहीं थी। अब ये सारा जो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आ गई? एजुकेटेड मिडिल क्लास पर, एजुकेटेड पर्सन्स पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक नया ग्रुप जो है, अ न्यू ग्रुप emerged, एक नया जो ग्रुप है वो वहां पर emerge हुआ, is known as मिडिल क्लास। तो एक नई क्लास वहां पर जनरेट हुई, उसे क्या कहा गया? वहां पर मिडिल क्लास कहा गया। अब ये मिडिल क्लास क्या थी? इसमें कौन से जो लोग हैं वो इंक्लूड थे? नो डाउट कि ये थर्ड स्टेज का ही एक पार्ट थे मिडिल क्लास, लेकिन इसमें जो है कौन से लोग इंक्लूडेड थे? इट इंक्लूडेड, वहां पर क्या हुआ कि जो जब उस टाइम जो सिल्क रूट है और ये सब चीजें भी चल रही थी, तो लोगों ने जो है तो वहां पर ट्रेडिंग करना शुरू किया। ट्रेडिंग के जरिए जो है उन्होंने क्या करना शुरू किया? अर्निंग करनी शुरू की। सो दे ऑल्सो बिकेम रिच थ्रू द ट्रेडिंग। तो इस मिडिल क्लास में कौन से लोग शामिल थे? वो मर्चेंट्स, द मर्चेंट्स were included, along with the merchants, manufacturers, were also included in the middle class, and the professionals, like lawyers, teachers, and administrative officials. So the middle class includes merchants, manufacturers, professionals like lawyers, teachers and administrative officials. अब आप इसमें देखो कि यहाँ पर तो आ गया उनके पास फाइनेंस, यानी रिच पर्सन्स इंक्लूड हो गए। ये जो तीनों हैं वो क्या थे? दे आर एजुकेटेड, तो ये जो है वो एजुकेटेड पर्सन्स थे। तो इनको मिलाकर एक नई क्लास वहां पर बन गई, which was rich, powerful and educated. अब इसमें क्या हुआ कि all these were educated, सभी जो है वो एजुकेटेड थे एंड बिलीव इन द सोशल इक्वालिटी, and believe in the social equality, and they were, it means no privileges by birth, उन्हें कोई भी प्रिविलेजेस ना हो किसी सेक्शन को, जो कोई भी अगर जॉब है या कहीं पर भी कोई सिलेक्शन होना है, दैट वाज बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि मेरिट बेसिस पर जो है वो सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि बर्थ बेसिस पर। नेक्स्ट था कि बेस्ड ऑन फ्रीडम, and equal
laws and opportunities. अब जैसे हम यहाँ पर इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में क्या था कि जो पहले की सोसाइटी है उसमें गर्ल्स को एजुकेटेड नहीं किया जाता था। बहुत सारे जो सोसाइटी फैमिलीज हैं उनमें बॉयज भी एजुकेटेड नहीं होते थे, बहुत कम लोग होते थे जो एजुकेटेड थे। तो वहां पर लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे क्या राइट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो है हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, हम अवेयर होते हैं अपने राइट्स की तरफ, हमें बहुत सारी नई चीजों का पता लगता है। तो सेम यहाँ पर हुआ कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी, उन्हें भी जब उन्होंने शिक्षा ली यानी वो एजुकेटेड हुए तो उनको भी जो है अनजस्ट का पता लगा कि हमारे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा है। तो दे बिलीव इन द सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी को भी बर्थ बेसिस पर प्रिविलेजेस ना हो, सभी को फ्रीडम हो। फ्रीडम हम इंजॉय करते हैं, राइट टू स्पीच और ऑल दैट आपने पढ़ा, और equal laws and opportunities that were being imposed upon the equally all the section of the society। कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस पर जो है वो इक्वली इम्पोज होनी चाहिए ये चीजें। सो दे वर इन द फेवर ऑफ द सोशल इक्वालिटी। अब इसके साथ साथ जब ये सब चीजें जो है वहां पर चल रही थी तो इसके साथ साथ कि आप देखते हो कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तो यहाँ पर आपने पढ़ा रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बहुत सारी चीज काव्य लिखे, और फ्रीडम से प्रेमचंद जो है उन्होंने अपने काव्यों में इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिशर्स, इन सब के बारे में बताया। तो लोगों को अवेयर करने का एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही शार्प मीन है हमारा लिटरेचर, है ना। तो इट मीन्स वहां पर भी बहुत सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपने आइडियाज को, इन सारी जो हमने ये सारे अभी आइडियाज देखे, ये सब आइडियाज को प्रोफेशनल इंक्लूड्स लॉयर्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब मैंने इसमें बताया कि जो नई वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई सिल्क रूट के कारण, जिससे मैन्युफैक्चर और मर्चेंट एक नई क्लास आ गए, कुछ जो है लोगों का नया प्रोफेशन आ गया, जिससे लोगों के पास अर्निंग आई, और ये दोनों जो क्लास है वो कैसी बन गई, रिच क्लास। फिर इसमें जो है थर्ड एस्टेट में ही कुछ लोग लॉयर्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, दे वर ऑल एजुकेटेड। तो ये सारे जो मिडिल क्लास थी वो क्या थी, एजुकेटेड लोगों की क्लास थी, जो पढ़े लिखे लोग थे। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें पता लगता है क्या सही है और क्या गलत है। आपने देखा होगा जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं, हम 100% की कभी बात नहीं करते, लेकिन जितने भी इलिटरेट पर्सन हैं उनको लोग बहुत जल्दी बेवकूफ बना देते हैं, अपने बातों में ले आते हैं कि हम जो है राजा जो कह रहा है वो सही है। पहले के लोग इंडिया में भी ऐसे ही करते थे, आंख मीच के उन पर विश्वास करते थे और सब सहते थे। लेकिन जब हम एजुकेटेड होना शुरू होते हैं हमें सही और गलत का पता लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जब ये थर्ड क्लास जो है वो वहां पर हुई तो वो कैसी क्लास थी, एजुकेटेड, और उनको अपने सही गलत का पता लगा। और ये सारे लोग किसमें बिलीव करते थे, सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी मीन्स कि हमारा जो समाज है वो इक्वल होना चाहिए, ना कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइडेड। इट मीन्स क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट प्रिविलेजेस, यानी कुछ जो है बाय बर्थ की मैं तो रईस खानदान में पैदा हुआ हूं तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, लाओ भाई मुझे टैक्सेस दो, ये प्रिविलेजेस ही तो है, क्या करा उसने हमारे लिए, कुछ नहीं, लेकिन उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। सो दे वर अगेंस्ट दीज प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कि किसी को भी बाय बर्थ जो है प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। इवन अगर कोई जॉब, तब एक और उनको प्रिविलेज था कि कोई भी गवर्नमेंट के स्पोर्ट में अगर किसी को लेना था तो वो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट से लोग जाते थे, तो इसका मतलब वो बर्थ प्रिविलेजेस थे। तो यहाँ पर उनको ये कहा गया कि अगर कोई भी कहीं पर अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, दैट मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेस। जैसे अब आपका होता है, आपके यहाँ पर एग्जाम होते हैं, जिसका रैंक ज्यादा आएगा उसको जॉब मिल जाएगी, जिसका नहीं आएगा नहीं, सही, ठीक है ना। तो कोई प्रिविलेजेस नहीं है, तो वो भी इसी सोसाइटी में बिलीव करते थे कि प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज जो इसमें वो बिलीव करते थे, दैट इज सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्रीडम,
कि जो उनको क्या होना चाहिए कि सबको इक्वली फ्रीडम होने चाहिए। फ्रीडम मीन्स क्या होना चाहिए? राइट टू स्पीच।